तेलंगाना टनल हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। वहीं सुरंग के 13 किलोमीटर पर 8 लोग फंसे हैं। राहत बचाव का काम दिन रात चल रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सिलक्यारा टनल हादसे में जिन रैट माइनर्स ने मिशन को कामयाब बनाया था, अब वो रैट माइनर्स इस कठिन मिशन में जुट गए हैं। पूरे देश की नजर इस रेस्क्यू मिशन पर है। तेलंगाना में सुरंग में 8 जिंदगियां फंसी हुई हैं। अंधेरी सुरंग और मलबे के बीच 8 लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी हुई है। सभी की लोकेशन तो पता चल गई है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया और हर बीतते वक्त के साथ चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि 8 लोगों की जान का सवाल है। 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसा आपको याद होगा, जिसमें 40 से ज्यादा श्रमिक फंस गए थे। काफी जद्दोजहद के बाद रैट माइनर्स को सुरंग के बचाव मिशन में लगाया गया और इसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। अब तेलंगाना में भी वही रैट माइनर्स राहत बचाव में जुट गए हैं। रैट माइनिंग खुदाई की एक प्रक्रिया है जिससे कोयला निकाला जाता है। इसमें सुरंग या संकरी होने पर ये रैट माइनर्स हाथों से खुदाई करते हैं। ये काम बिल्कुल चूहे की तरह होता है। वो जिस तरह बिल बनाते हैं और मिट्टी निकालते हैं, उसी तरह ये लोग संकरी जगह में अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। अब तेलंगाना में भी सिलक्यारा की तरह करिश्मे की उम्मीद जताई जा रही है। चंदौली जिले के माटीगांव निवासी श्रीनिवास तेलंगाना की सुरंग में फंसे हुए हैं। श्रीनिवास के परिजन चिंता में डूबे हुए हैं। श्रीनिवास की 2 बेटियां और बेटा परिजनों के साथ चंदौली के डीएम से मिलने पहुंचे। पिता की वापसी और सलामती के लिए मदद मांगी। श्रीनिवास हैदराबाद की कंपनी में जेई पद पर काम करते हैं। आपके फादर थे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या जानकारी हो पाई है, पूरी बात बताएं। अभी तक तो वो लोग कोई खबर भी नहीं दे रहे हैं। बस 50 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कॉल करो कंट्रोल रूम से तो बस काम चल रहा है और कुछ कोई नहीं बता रहा है। इनफैक्ट ये भी नहीं बता रहे कि कांटेक्ट हो रही है कि उन लोगों से कि नहीं हो रही। तो वहाँ हमारे ही जनपद की एक जेई हैं जिनके परिवारजन आए थे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना पत्र भी हमें प्रस्तुत किया है, तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। शनिवार सुबह तेलंगाना के नागरकुर्नूल में सुरंग का एक हिस्सा गिर गया था। हादसा टनल के अंदर करीब 13 किलोमीटर पर हुआ। बताया गया कि 13 किलोमीटर बाद टनल का हिस्सा टूट गया और 200 मीटर तक मलबा भर गया। जो 8 लोग अंदर फंसे हैं, उनमें 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। इनमें यूपी, झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोग भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र जीवन के लिए इतनी बड़ी समस्या बन चुके हैं कि अब पहाड़ के विधायक भी लामबंद होकर इन पर रोकथाम के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बाघ, गुलदार, सुअर, बंदर, भालू खेती बागवानी के साथ ही इंसानी जीवन के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। हालात ये है कि लोग पहाड़ों से हो रहे पलायन के पीछे इसे मुख्य कारण मान रहे हैं। हाल ही में जारी हुई राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इस बारे में इसे शामिल किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में साल दर साल जंगली जानवरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहाँ स्नो लेपर्ड की संख्या के मामले में उत्तराखंड देश में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा राज्य बन गया है। जम्मू में जहां सबसे ज्यादा 477 स्नो लेपर्ड है, तो वहीं उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर 124 स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। वहीं उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही बांधों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है, जबकि हाथियों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। हालांकि दूसरी तरफ पिछले सालों की तुलना में बंदरों की संख्या में कमी आई है। वहीं पहाड़ में जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत कई बार सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अब दूसरे विधायक भी जंगली जानवरों पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ये है, हमको ये करना पड़ा, आयोग का भी गठन करके सरकार ने। आयोग के गठन में बैठकें भी हो रही है, योजना भी बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन धरातल में काम करने के लिए करना पड़ेगा कि जब तक हमें जंगली जानवरों पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, जंगली जानवर जो बंदर हैं, इन बंदरों की संख्या कम नहीं करेंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु दर बहुत कम है। इतने सुअर हो गए हैं, उनके लिए सियार भेजिए पहाड़ में,
सियार उनके बच्चों को मारेंगे तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, उनको बचाने का काम कीजिए। ये अरबों करोड़ों रुपया जो है केवल ठिकाने मत लगाए, इसका सही सदुपयोग कीजिएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ पे जो बाघ हैं यदि जंगली जानवरों को मार रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठने के, और वो डॉक्टर जो मेडिकल नहीं होता है वो बाद में उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लोगों पे आक्रमण हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों का इतना बड़ा जड़ों हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है। अब देखने वाली बात होगी कि पहाड़ में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने इस जंगली जानवरों से कैसे निजात मिलेगी और क्या इसके लिए सरकार कोई ठोस नीति लाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों में सड़क डबल लाइन बनने से सफर काफी सुहावना और शानदार हो गया है। देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार से 10 घंटे का सफर मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा हो गया है, जिससे यात्री खुश हैं। केंद्र सरकार ने पहाड़ों में सड़कों को डबल लाइन करने का लक्ष्य लगभग पूरा कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के रूट पर सड़कें शानदार बन गई हैं। वहीं सड़क अच्छी होने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और स्थानीय निवासी भी खुश हैं। कि यात्रा को एक जो मार्ग है उस मार्ग को अच्छे ढंग से बनाना और यात्रा को डिस्टर्ब ना होना, ये एक यात्रा की सबसे बड़ी सोच है। और पर्यटन को आगे बढ़ाना और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना इस सरकार की पहल है। हम लोगों ने अभी फिलहाल उन सभी जगहों को सुरक्षित कर दिया है। मैक्सिमम हमारा 80 to 90% हमारी सारी साइटें कंप्लीट हो गई हैं। इसमें हमारा जो एज पर ड्राइंग जो हमको डिजाइन प्रोवाइड हुआ है, उस डिजाइन प्रोवाइड के थ्रू हमने वर्क कर दिया। हालांकि कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा है, जिसे ठीक करने का काम लगातार जारी है। कमेंडा, नंदा प्रयाग, छिनका, टिंगड़ी ऐसे भूस्खलन जोन है जो बरसात के दौरान सक्रिय होते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मार्च महीने तक इन जगहों को ठीक कर दिया जाएगा। अधिकांश सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स में काम शुरू हो गया है, जैसे कमेड़ा, चटवा पीपल, पागल नाला, और उसी तरह बीआरओ ने भी लामबगड़ में अच्छी प्रगति के साथ काम किया है। वहाँ पे एक नंदप्रयाग के स्लाइडिंग जोन में डंपिंग जोन का जो इशू है उसके कारण थोड़ा प्रगति वहाँ पे स्लो है, लेकिन वो इशू रिजॉल्व होते ही वहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस की जाएगी। फाइनल यात्रा रूट पर सड़कें शानदार बन गई हैं, लेकिन हाईवे पर कहीं कहीं अभी भी मुसीबत यात्रियों को हो रही है। प्रशासन मार्च तक सब ठीक करने का दावा कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार हनोल महासू मंदिर को मास्टर प्लान के तहत धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। मास्टर प्लान बनने से तीर्थाटन और रोजगार अवसर भी खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चक्राता के जॉन सार बवार के हानोल महासू मंदिर को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। 120 करोड़ की लागत से हानोल मास्टर प्लान को तैयार किया जाना है। हानोल महासू मंदिर के साथ साथ ठाडीयार गांव में स्थित पवासी महासू महाराज मंदिर शामिल है। महासू देवता को हिमाचल के शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड की जॉन सार बवार के लोग न्याय के देवता के रूप में पूजा करते हैं। सरकार हानोल को विकसित करना चाहती है ताकि यहाँ धार्मिक पर्यटक बढ़ सकें और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के महासू देवता के दर्शन कर सकें। वहाँ का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, उस पर काम प्रारंभ हो रहा है और हम पूरे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, मंदिर समिति के लोग, हमारे स्टेक होल्डर सबसे मिलकर इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उस मास्टर प्लान में सभी की भावनाएं भी आ जाएं, सबके विचार भी आ जाएं, उस पर हम काम करेंगे। सबसे संवाद कर रहे हैं। हानोल महासू मंदिर के मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हैं। लोगों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। बहुत अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है। तीर्थाटन और पर्यटन विकास के क्षेत्र में महासूदेव का मंदिर मास्टर प्लान को 120 करोड़ के बजट के प्रावधान को स्वीकृति सरकार ने दी है, जिसके लिए हम मंदिर प्रबंधन समिति और स्थानीय लोग इसके लिए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। और भी अच्छे बन जाते तो हमको और भी अच्छे लगते हैं। सरकार के लिए करने चाहते हो भी ये बनाए तो हमको अच्छा लगता है। महासू महाराज मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मास्टर प्लान के बाद यहाँ तीर्थटन और रोजगार बढ़ेंगे। राज्य सरकार का विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने पर फोकस है।
कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 चक्राना। फागुन मास शुरू होने में अभी कुछ दिन का वक्त है, लेकिन कुमाऊं की महिलाओं में अभी से होली का रंग चढ़ चुका है। महिलाएं हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे की धुन पर सुर से सुर मिला रही हैं और बेसब्री से फागुन का इंतजार कर रही हैं। होली के ये सुरीले सुर कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी के हैं, जहां पहाड़ की महिलाएं तरह तरह के होली आयोजनों में व्यस्त हैं। खास बात यह है कि इन आयोजनों के दौरान पहाड़ के पारंपरिक सुर आने वाली पीढ़ी से साझा किए जा रहे हैं। पारंपरिक होली मेरा उद्देश्य ये है कि महिलाएं तो गाती ही हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसको सीखे, ताकि जैसे एमबी डिग्री कॉलेज के बच्चे आए हैं और शर्मिष्ठा के बच्चे आए हैं, और बच्चों पे भी ये नींव पड़नी चाहिए कि हम उन होलियों को सीखें और गाएं। होली का आनंद ही एक अपना अलग आनंद होता है। यहाँ बहुत सारी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अब की बार हमने ये कहा है महिलाओं को कि वो जो हमारे घरों में गाई जाने वाली जो पारंपरिक होली होती है, उनको जो है यहाँ पर मंच में गाएंगे। खास बात ये भी है कि इन होलियों के आयोजन का हिस्सा बनकर नई पीढ़ी के होलियार भी बेहद खुश हैं और इन आयोजनों को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। अब हाल की जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है, जिसको जेनजी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो बहुत खराब है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जेनजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ा अच्छी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग को, मेरे को पर्सनली होली और अपना लोकगीत बहुत पसंद है और मेरे को उसको गाने में बहुत गर्व महसूस होता है। परंपरागत पुरानी होलियाँ होती हैं कुमाऊनी, उसमें शिव जी का, पार्वती जी का वर्णन होता है, और उसके अलावा उस टाइम जो कि फल वल जो आते हैं, जो फूल वगैरह आते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है उस टाइम पे, उस चीज़ पे भी होली का उसमें वर्णन रहता है। जाहिर है कुमाऊं में होली महज गीत संगीत और हंसी ठिठोली का त्योहार नहीं है, यहाँ ये परंपरा को आगे बढ़ाने का भी त्योहार है। इसलिए यहाँ हर पीढ़ी की महिला इस रंग में रंगी दिखाई देती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।